बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। 27वीं आईनी तरमीम, अजीब सा लगता है ना। जब भी किसी से पूछा गया, खासतौर पर हुकूमती वुज़रा से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो कयास आराइयाँ हैं कि कोई बात नहीं हो रही। जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोया हुकूमत के ऊपर एक बॉम्ब ही गिरा दिया। उन्होंने ट्वीट की जिसके अंदर क्लैरिटी के साथ बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किस तरह सपोर्ट मांग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि उनकी सबसे बड़ी कोalition पार्टनर है, और जो भी मामलात उसके अंदर दर्ज किए गए वो बड़ी वजाहत के साथ किए गए। और उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि 6 नवंबर को हमारी CEC की मीटिंग है जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा सदर मुमलिक जनाब आसिफ जरदारी साहब की वापसी के ऊपर के मामलात कहाँ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे नाजरीन शायद ये भूल गए कि ऐसे कौन से मौजूद वफाकी वुज़रा थे जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से यूं मौक़िफ़ रखते थे जैसे वो कभी आएगी ही नहीं, जैसे ये बात अलिफ लैला की कहानी है या ये कहानी घड़ी जा रही है। ज़रा सुन लीजिए पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत के मुख्तलिफ जो अहम मनसब पे फायज वफाकी वुज़रा हैं वो क्या फरमाते रहे। यकीनी तौर पर आप इससे बहुत महजूज हुए होंगे और बात महजूज होने की है। यानी हुकूमत खुद ये कह रही है कि पता नहीं, अभी तो हम 26वीं हज़म कर रहे हैं, मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हकायक ये है, खबर ये है कि इस मुसव्वदे के ऊपर काम पिछले 1 साल से हो रहा था। जब पिछले साल अक्टूबर के अंदर 26वीं तरमीम पास करवाई गई तो इस खाकसार ने उस वक्त ये खबर दी थी कि 27वीं आईनी तरमीम हर सूरत में आएगी और उस पर काम भी होगा और वो बाकायदा तौर पर टेबल की जाएगी। अब ये कोई छुपी हुई कहानी नहीं है, सबके सामने वाज़ेह है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी आईनी तरमीम पास की गई वो 18वीं तरमीम थी। बहुत वाइड स्प्रेड नेगोशिएशंस हुई, डायलॉग हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे अपना असासा समझती है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि फेदर इन द कैप समझती है, और इसको बड़ा जेलसली गार्ड करती है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते रहे, सुनिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा 18वीं आइन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है आजकल खतरा में है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम सूबाई सिंध पे पाकिस्तान के अवाम के इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक और मायशी हकूक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ सामने है और इसी बात पर यह सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी NFC के मामलात के ऊपर 18वीं तरमीम के अंदर जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की जा रही हैं मुबैना तौर पर उन पर अपना मौक़िफ़ उसमें कोई लचक लाएगी या तरमीम करेगी। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नवीद कबर साहब क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से। सिर्फ वक्त बता सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ 6 नवंबर को CEC की मीटिंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर क्या होगा। मामलात अहम हैं हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए इस तरमीम को मंजूर कराना कितना मुश्किल या कितना आसान होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सेनेटर फैसल वाडा साहब। वाडा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जितनी घनघरत से वो बोलते हैं और बहुत सी बातें कर जाते हैं, कुछ तल्ख बातें भी होती हैं, अक्सर लोगों का हाजमा भी ख़राब हो जाता है। वाडा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो वाडा साहब मुझे ये बताइएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि ये तरमीम बस जैसे चुटकियों में पास हो जाएगी और आपने तो ये तक कह दिया कि इसके बाद 28वीं भी आ जाएगी। जाहिर बात है 27 के बाद आता तो 28 ही है, लेकिन यहाँ तो आपके बड़े करीब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी, आपकी उनसे बड़ी न्याजमंदी है, बड़ा ताल्लुक है, वो बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं कुछ चीज़ों को और उस पर बिल्कुल नेगोशिएट करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। यहाँ जो चीज़ें कल बिलावल साहब ने ट्वीट की हैं उनमें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इतनी आसान नहीं होंगी पीपल्स पार्टी के लिए मानना। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए मुनीफ साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में भी मैंने 22 अक्टूबर 2024 को बताया था कि 27वीं तरमीम आएगी। अब मेरा इशू ये है कि सर मैं सबर, नज़र और ख़बर के तहत चलता हूँ, तो मैं तो रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए बिलावल साहब बहुत ही जमहूरी आदमी हैं, जमहूरियत पर बिलीव करते हैं और बिलावल साहब की पार्टी जो है वो एक जामिन है इस निज़ाम की, डेमोक्रेसी की। और जो जरदारी साहब हैं, जो प्रेसिडेंट साहब है, वो सियासी शतरंज के सबसे बड़े प्लेयर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जब जमहूरियत की बात आएगी और उसको पटरी पर रखने की बात आएगी तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले
मैदान में आपको आगे नजर आएगी। और उन्होंने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानियां भी दी, वालदा की भी दी, नाना की भी दी, वालिद भी 14 साल जेल में रहे और बड़ी तकलीफें भी उठाई। तो अगर इन सब तज्जिए को बीच में रखें तो जमहूरियत तो डीरेल होने कहीं नहीं जा रही, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। नंबर 2 ये कि 27वीं तरमीम के अंदर हाँ बातचीत होगी, आपकी शौक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक डिबेट भी करवा देंगे, लेकिन अंदर खाने तो डिबेट पार्लियामेंटेरियंस के अंदर चलती है। देखिए लेजिस्लेशन का काम और लेजिस्लेटर का काम ही यही होता है कि वो तरमीम करे, और तरमीम जिस जिस तरीके की चीजें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे तरमीमें होती चली जाएंगी। 27वीं के बाद आप 27वीं पीट रहे हैं, मैं आपको 28वीं की अभी से आपको बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम का हिस्सा बता रहा हूँ कि 28वीं भी आएगी। पहले ऊंटों पे जाते थे, फिर गाड़ियों पे जाते थे, फिर जहाजों पे चढ़ना शुरू हो गए, तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर 2 ये मुनीफ साहब को देखें, एक टर्म है जिसकी क्लैरिटी शायद मेरे ख्याल से नहीं है। एक तो ये कि एनएफसी के अंदर हमारी क्लैरिटी होती है 2000 अरब रुपए, 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट कर्जा लेती है। वो कर्जा लेकर आप सूबों को दे देते हैं, सूबों की खुद मुख्तारी के अंदर, तो फेडरल गवर्नमेंट के पल्ले तो कुछ भी नहीं, और ये कर्जा पे ऑफ भी तो करना है ना। डॉलर की एस्केलेशन होती चली जा रही है, जो 50 रुपए का डॉलर था वो ₹250 300 रुपए पे खड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आपकी लोन की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। अगर आप 10 रुपए लिए थे तो आज आपने 50 रुपए 60 रुपए वापस करने हैं, तो उन सबको एड्रेस करना तो जरूरी है। और उस एड्रेस के लिए तो मैंने आपको बजट के दौरान ही कहा था कि 2026 का बजट नामुमकिन हो जाएगा अगर आपने इसको एड्रेस की, कि अब उसके एड्रेस के अंदर क्या चीजें हैं, प्लानिंग है या एजुकेशन है। अब एजुकेशन के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, जो पंजाब में पढ़ा जाए वो सिंध में, बलोचिस्तान और केपी में पढ़ा जाए। ये कैसे हो सकता है कि अलग अलग सूबों में एक ही मुल्क के अंदर डिफरेंट चीजें। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी को भी इसमें फेडरल सब्जेक्ट बनाना चाहिए था। चले वो मजबूरी होगी, आगे होगी या नहीं होगी, जो भी है, लेकिन मैं अपनी जाती राय के अंदर इसके अंदर क्लैरिटी रखता हूँ। दूसरी चीज ये कि देखें, एक हमारा जो इशू है कि हम आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। अब आपके ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मुनीफ साहब आप कभी कराची होते हैं अपने एज एंकरशिप के तहत चैनल के तहत, कभी आप इस्लामाबाद होते हैं, कभी आप लाहौर होते हैं, तो ये भी कोई चीज परमानेंट नहीं है। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि अगर इस्लामाबाद में कोई आ गया तो वो अगली दीवार क्रॉस करके पिंडी में आया था, उससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरह अगर मुद्दत मुलाजमत अगर 85 साल की उम्र तक सियासतदान चल सकता है, तो 78 70 की उम्र 70 की उम्र में और लोग भी चल सकते हैं, पुलिस वाले भी चल सकते हैं, फौजी भी चल सकते हैं, जजेस भी चल सकते हैं। तो ये तो एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई सर पैर नहीं है। ठीक है जी, फिर आप आ जाए 243 के अंदर, उसको आप एक डिबेट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए मल्टी एक टर्म है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, जिधर आपने इंडिया को एड्रेस किया, शिकस्त दी है, अपना लोहा मनवाया है। अफगानिस्तान के अंदर आप एग्रीमेंट के अंदर कतर और टर्की की वजह से हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहां से कोई चीज होगी तो हम उनके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देंगे। वहां से जरा सा भी हुआ, छोटा सा भी हुआ, तो हम तो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो हमारी तो बड़ी उसके अंदर क्लैरिटी है। दूसरा ये मुनीफ साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है ना, ये है कि इसमें मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी फौज के अंदर सिनर्जी की जरूरत है। अब आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ हवा में एयरफोर्स की नहीं है, पानी में नेवी की नहीं है, फौज की जमीन पे नहीं है, उसमें आपकी नैरेटिव की जंग है, साइबर की जंग है, इकोनॉमिकल जंग है। तो उन सारी जंगों के अंदर अगर उसको एड्रेस करने के लिए ये लेजिस्लेटर का काम है ना कि सिर्फ आप गोले बारूद और तोप और जहाजों से इक्विप ना करें अपनी डिफेंस लाइन को, बल्कि इसके अंदर भी एक ओपनिंग खोल दें। तो उस ओपनिंग के अंदर अब आप नुक्ता पर नुक्ता जाएंगे, डॉट बाय डॉट जाएंगे, तो एंडलेस डिबेट हो जाएगी। मैं आपको बाय एंड लार्ज ये बता सकता हूं कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा ताल्लुक है अपने एलाइज पीपल्स पार्टी के साथ, तो मुझे तो ये बहुत स्मूथ नजर आ रही है और अभी तक अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। आपको स्मूथ लग रही है, दैट्स द पॉइंट लाइन, कि आपको ये स्मूथ सेलिंग नजर आ रही है, कोई रेजिस्टेंस या प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। एंड आई एम श्योर सिंस यू आर इन द नो ऑफ इट, शायद बैकग्राउंड वर्क ऑलरेडी काफी इसके ऊपर हुआ भी होगा। अब बिलावल साहब ने तो ये कहा है कि सीईसी का इजलास होगा 6 तारीख को, उसमें बताया जाएगा। बट अब मुझे जरा थोड़ा सा ये बताइए कि ये जिस तरह से निज़ाम इस वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल में एग्जेम्पलरी ताल्लुक है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका। प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ करते नहीं थकते, वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मामला या इस निज़ाम की नज़रें बड़ी दूर हैं और शायद इसको परपेचुएट करने के लिए, लंबा चलाने के लिए बहुत से इकदाम किए जाएँ।
आपको ये निज़ाम बहुत लंबा चलता हुआ नजर आता है या आपको नजर आता है कि नहीं, इसमें तब्दीलियां एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मुमकिन है? देखिए मुनीब साहब, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट इसलिए है और इसकी कॉनोटेशन के अंदर हमने भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने प्लान किया था 20 साल। ये वो मुल्क है जिसमें आप अगले 20 मिनट भी कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो अपने दिमाग में बड़ा क्लैरिटी के साथ रखें, ठीक है। सो मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बहुत सारी चीजें इंसान सोचता है, अल्लाह ताला अपने हिसाब से चीजें चलाता है। फिर इसमें बहुत सारी और एस्पेक्ट्स भी हैं। सो यस, हम लॉन्ग टर्म ही देख रहे हैं, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी इक्वेशन है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने, इस बार के प्राइम मिनिस्टर ने अक्लमंदी की है कि अगर वो एक टीम प्लेयर को टीम हेड करने दे रहे हैं और उसके नताइज पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म के मिल रहे हैं, तो वो वाला सिचुएशन नहीं कि मैं काम ना आता है ना करने दूंगा। तो ये इक्वेशन इस बार बड़ी अच्छी है। इस बार उन्होंने कहा चलो भाई, अगर एक PIA का टूटा फूटा जहाज फील्ड मार्शल उड़ा रहा है बगैर पहियों के और मौसमी खराबी में भी उतार लेता है और फिर टेक ऑफ कर जाता है, और हमारे वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, इन्वेस्टमेंट्स की बात भी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे के अंदर, और बहुत सारे अंदर खाने चीज़ें चल भी रही हैं पाकिस्तान के लिए मुस्बत। आज गूगल आ गया है, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, उसके अंदर सब ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मेरी भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो हम तो पाकिस्तान के लिए सारे मिलकर काम करें, आप और मैं भी। तो आई थिंक फील्ड मार्शल के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, वो एक नैरेटिव जो था कि ये नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये PTI की हुकूमत है, तो मैं ये नहीं करूंगा तो मैं वो नहीं करूंगा। बाय एंड लार्ज आप सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए जिसने जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना है वो कर देता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड इक्वेशन। वी होप कि इक्वेशन चले, लेकिन आपको पता है कि दुनिया के अंदर स्पॉयलर्स भी बहुत सारे होते हैं, न्यूसेंस क्रिएटर भी बहुत सारे होते हैं, ओवर एम्बिशियस भी बहुत सारे लोग होते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग भी बहुत सारे होते हैं, चुगलीखोर भी बहुत सारे लोग होते हैं। सो नथिंग is permanent in this democratic system. I think that explains it all कि vulnerabilities भी हैं, issues भी हैं, और planning हजारों साल की भी हो सकती है, और everything can fall apart in just seconds। ये तो खैर हमारे मुल्क की तारीख भी है। अब अच्छा, मुझे वाडा साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ एक कोशिश कुछ आपके, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, कुछ आपके फॉर्मर कोलीग्स कोशिश कर रहे हैं बड़ी एक्टिवली कि खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई करवाई जाए जी, हुकूमत से बात करें और सियासी जमातों से बात करें और किसी तरह मामलात को बेहतर करके हो सके। क्या आप समझते हैं ये जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं, आपके साबिक आपके कोलीग्स, इनके पास मैंडेट है फ्रॉम ईदर साइड टू प्ले देयर पार्ट और टू डू समथिंग? मुनीब साहब, मेरे सारे कुलीग्स हैं। कौन से कुलीग्स हैं जो साइड पे थे, अब अचानक से जीरक सियासतदान की तीमारदारी के लिए गए, हम उनकी बात कर रहे हैं, या आप KP की हुकूमत की बात कर रहे हैं? कौन से कॉलेज? मैं नाम ले लेता हूँ, मैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए मुनीब साहब, ये सारे जो थे वो PTI का एक भरपूर हिस्सा थे और बहुत अच्छी काबिलियत से इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की जिस वक्त मैं भी इनके साथ था। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही पुराना और पिटा हुआ फार्मूला है, और इसमें मुझे कोई दमखम नज़र नहीं आता। इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि PTI ही इमरान खान है और इमरान खान ही PTI हैं। तो मैंने आपको कई महीनों पहले कहा था सेनेट के बाहर के जी एक जीरक सियासतदान पर नज़र रखें, वो आपको मेरी बात समझ में आ गई। और जीरक सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब ही हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह तो हैं 9 मई के केस के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शिबली फराज की आप बात करें या आप उमर चीमा की बात करें, तो ये सब अच्छे लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, और उनको देख के बड़ी तकलीफ होती है, और आप जो हक की बात है वो करें। दूसरी तरफ अगर आप एक्टिव PTI की बात करेंगे जिनका मैंडेट है, आप KPK की बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नया CM वो बेवकूफ़ियाँ नहीं करेगा जो पुराने CM ने की। और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब ही गंडापुर को हटाएंगे, और वैसा ही हुआ। तो दूरअंदेशी के तहत अगर आप फिर भी वो चढ़ाई वाली बात करेंगे या उस किस्म की सियासत, धोस दबदबे, बदमाशी, गुंडागर्दी, पुलिस, इक्विपमेंट, बुलडोजर लेके आप चढ़ाई करने आएंगे, तो उसके अंदर मैं तो लगी लिपटी बात मुनीब साहब नहीं कर सकता। मैं वो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं, मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ कि फिर फेंटा भी होगा, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जी अगर आप चढ़ाई करेंगे, कानून को हाथ में रहेंगे, रिट को क्वेश्चन करेंगे, तो TLP की तरह आप बैनिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो बैनिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, फैंटा इज डेफिनेटली देयर।
गवर्नर राज कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज, बट रेट किसी तरह भी अब रियासत की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। देयर इज नो वे कि इसकी ब्लैकमेलिंग होगी, और मैं समझता हूं कि वो मुश्किल इमरान खान साहब के लिए भी ज़्यादा तकलीफों का बायस बन जाएगा। आगे केसेस हैं, केसेस के उसकी नौयत के तहत उसके नताइज हैं, फिर आइसोलेशन हो जाती है। तो बहुत सारी आपने मुल्क के अंदर देखी, हाथी निकल जाता है, धूम फंस जाती है। फांसी के तख्ते पे भी हमने चढ़ते हुए देखा है प्राइम मिनिस्टर को, हमने जेल से प्रेजेंसी में भी जाते हुए चीज़ें देखी हैं, हमने एग्जाइल्स से लोगों को आते हुए भी देखा है। तो इसकी बड़ी मिक्स हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो उसकी डेलिकेसी और उसकी सेंसिटिविटी देखते हुए बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए तहरीक इंसाफ को, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तो समझता हूँ कि अगर आफरीदी को अल्लाह ने एक मौका दिया है तो वो डेमॉन्स्ट्रेट करे डेवलपमेंट से, वो डेमॉन्स्ट्रेट करे प्रोग्रेसिव केपीके से, केपीके के लोगों के लिए कुछ करे। वहाँ 13 साल से उनका मैंडेट है, वो इस टूटी हुई सड़कें हैं, वो तबाही का टेररिज्म चल रहा है। वहाँ 12,000 एकड़ पे अफगानी जो हैं वो अफीन उगा रहे हैं, और वो ड्रग्स जो हैं वो हमारे लोगों पे जा रहे हैं। तो तोड़ फोड़, मार धाड़ और पैसे की रवादारी से जो माल पीटा जा रहा है, जिनका बीड़ी नहीं थी। तो आज तो आप कोई किसी को नहीं कह सकता कि फलाना पार्टी का फलाना आदमी चोर था। हम तो हमाम में सारे ही नंगे हैं, तो उसमें तो आप कोई क्लैरिटी दी। तो अब जो आइडियोलॉजी थी उसमें आप ये कहेंगे इमरान खान साहब के लिए तकलीफें और मजीद मुश्किलात हो रही हैं, तो जो नजर आ रहा है उसमें तो यही कह सकते हैं बदनसीब। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ये अभी 3 नवंबर गुजरा, गालिबन ये वही दिन है इमरान खान साहब पे अटैक हुआ था, और मुझे याद है उससे पहले उस लॉन्ग मार्च जो भी वो चला रहे थे उसका मकसद भी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने वार्न किया था ना करें, हालात ख़राब हो जाएंगे। अब वो सुहेल आफरीदी ट्वीट करते हैं, वो इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फ़ौज पे भी लगाया हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि 3 नवंबर को गोली क्यों चलाई, 26 नवंबर को क्यों चलाई, 9 मई को क्यों चलाई। सो अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर विद ऑब्वियसली अ वेरी हैवी मैंडेट ट्वीट्स लाइक दिस एंड एलिजेस और रेफर कर रहा है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, तो वेयर विल इट लीड अस टू, कंसिडरिंग कि वो एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आला बने हैं, 90 वोट्स। देखिए मुनीब साहब, सबका तज्जिया था, सब ने आगे कहा था कि वो नहीं बनेगा, लेकिन मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, आपने देखी होगी, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, अगर आपने नेचुरली क्योंकि वो ग्रास रूट से आया है, वर्कर लेवल से आया, और एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि नॉमिनेट किया गया उसको पार्टी की तरफ से, और खुशाइन भी बात है ये। लेकिन अगर आप फायर फाइटिंग के अंदर शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी और इमरान इश्क इमरान में मरने मारने की बातें करेंगे, तो फिर तैयारी पकड़ लें, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो तैयारी है। ओके, वी वेट, विल वेलकम यू, कम, फिर तो यही सीधा सीधा जवाब है, एंड यू नो। सो अगर उन्होंने सीएम शिप फॉर वीक्स एंड मंथ्स करनी है, थिंकिंग कि ये दबदबे गुंडागर्दी बदमाशी से, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर ये स्पेकुलेशन है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या आप चाह रहे हैं कि आपको सियासी शहीद कर दिया जाए? तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो केपीके की आवाम ही डिसाइड कर लेगी, और वो भी थक गई है। अब पिछली बार भी आपने जितनी डेट्स बताई उसमें गोलियां किसने चलाई, किसने वर्कर्स को नंगे पैर छोड़ दिया, गरीबों को बाथरूमों के बगैर जेलों के अंदर। आपने 9 मई के वाक़े से मुंह फेर के कहा कि जी हम तो नहीं जानते वो कौन लोग थे। तो उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो जलील ख्वार हो रहे हैं, जवान बच्चे थे, खूबसूरत बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे, जो हमारा फ्यूचर थे, वो हमें तबाह कर दिया। तो अगर आप समझते हैं कर लें, तो फिर 2 साल पहले आप खान साहब को छुड़ा चुके होते। तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला किसी स्टेज पे भी काम आएगा। यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर वेलकम टू कम इन एंड टेस्ट द वाटर, एंड यू विल नो वंस फॉर ऑल। और इस बार जो पिट्ठू बैठेगा वो आगे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी सेम अप्लाई होता है, मुझ पे भी ये अप्लाई होता है, आप पे भी ये अप्लाई होता है। तो मैं तो इन जनरल बड़ा क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बात कर रहा कि जमहूरी तौर पे आप आ जाएं, आपका पुरअमन आपका एहतजाज है और आइन आपको इसकी इजाज़त देता है और आप गमला नहीं तोड़ेंगे। आइन जहाँ इजाज़त देता है 15, 17 और 19 में, वहाँ आइन उसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी डालता है। तो अगर आपने आइन को अपने कॉज में इस्तेमाल करना है तो आपकी मर्जी है, बट अगर आपको करना है बदमाशी तो आ जाए, फिर देख लेते हैं, हम वेट कर रहे हैं। मैं आपको यही बता सकता हूँ। ठीक हो गया वाट साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम में के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई थिंक क्लैरिटी के साथ हमने कुछ बातें, कुछ सवालात हमने उनसे पूछे और उनका जवाब भी हमें मिला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब चौधरी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं कि हालात क्या है, वो तो बात आपसे हमारी हो ही रही होती है, गुज़िश्ता हफ्ते भी हुई, लेकिन कुछ डेवलपमेंट है और आपकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई या जो उस मुलाकात के बाद नए नए चीज़ें सामने लोगों ने क्लेम की,
कल जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सलमान अकरम राय साहब, उन्होंने गुफ्तगू जो फरमाई आज, वो ज़रा मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूँ, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई। इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया। वो अचानक उनके अस्पताल के कमरे में आ गए, उनको भेजने वालों ने उनको भेजा। तो शाह महमूद साहब ने इस तासुर की नफी की कि उनका इन लोगों से कोई ताल्लुक था या उनकी ईमा से ये लोग आए। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो भी ये लोग आए, ये इनका अपना फैसला था, इनके पीछे जो पुश्तपनाह है उनका फैसला था। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा रहेंगे। फवाद चौधरी साहब, एक सवाल, वो अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कि हु पुट यू अप टू दिस, कि तुहानू किने लाया है इस काम पे। मुझे जरा बताएं कि आपको किसने इस काम पर लगाया है। मुझे साहब, पहली बात तो ये देखें कि जो कि आप तज्जिया करते हैं और साल हर साल से यही काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगले 75 दिनों का जरा आप तज्जिया करें जी। अगले 75 दिनों में क्या होगा अगर एंगेजमेंट नहीं होती पीटीआई की और मौजूदा हुकूमत की या एस्टैब्लिशमेंट की, तो मुझे आप बताइए कि क्या ऑप्शंस रह जाएंगी पीटीआई के पास। पीटीआई के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि सुहेल आफरीदी एक लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इस्लामाबाद। हो सकता है इमरान खान नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दें, अचकजई साहब को ज़ाहिर अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे। इसको रोकने के लिए हुकूमत वहां पे क्या करेगी, वो वहां पे गवर्नर रूल लगाएगी। वो उसके साथ साथ वो एक हाई हैंडेडनेस होगी। और जो पहले पाकिस्तान में 26 नवंबर को हुआ, ये जो टीएलपी का हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस मामले में, आपको ज्यादा पता है, आपने बताया। इसके नतीजे में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है पाकिस्तान में बिल अमूम और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस नई हाइट्स पे चला जाएगा। देखिए, ये आपके मेरे हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हो। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने सुबह कॉफी पीनी है, उसके बाद लोगों को 5-5 गालियां निकालनी है, फिर दफ्तर चला जाना है, फिर दोपहर के लंच में फिर लोगों को गालियां निकालनी है, फिर रात को आना है, फिर गालियां निकालनी है, उनकी तो कारोबार चल रहा है। लेकिन देखो, मैं और आप तो पाकिस्तान रहना है ना, हम तो नहीं इस तरह के पॉलिटिकल। सो मैं फ्रैंकली, हम मिले थे सारे लोग, पहले भी इन टच थे, तो हमने ये फिर इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब ने और मैंने कहा कि अब प्रैक्टिकल स्टेप इस पे जो है वो लेना चाहिए। और प्रैक्टिकल स्टेप ये था, हम देख रहे थे शाह साहब जो हैं वो हॉस्पिटल हैं। अब आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये जो बात हम कर रहे हैं, ये एक्चुअली हम नहीं कर रहे। सबसे पहले अडयाला के जो 5 कैदी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा इमरान खान को, गालिबन 5 फरवरी कोट लखपत के असीरों ने, बिल्कुल सॉरी, कोट लखपत के। और उन्होंने खान साहब से ये कहा कि जी ये आप टेम्परेचर नीचे लेके आए और एंगेजमेंट करें, जिसको इस पार्टी ने उठा के डस्टबिन में डाल दिया और उस पर कुछ भी ना हुआ। दोबारा एक तहरीक वगैरह जो चल रहा है, खान साहब ने खुद ही रिजेक्ट किया था, बताया जाता है। नहीं, उनको पता नहीं लेटर मिला भी नहीं मिला। अच्छा, देखें अब हमारा क्या उस पर मुद्दा, हमारा क्या है, हम चाहते क्या है। पहली बात तो मुझे आप ये बताएं कि अगर लेट से आप हैं, आपका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, आप कहते हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, तो क्या पीटीआई को जो है वो आपकी मुखालफत शुरू कर देनी चाहिए? अगर मेरा पीटीआई से ताल्लुक है नहीं है, ये बात वो बात, आपने ये किया वो किया, अगर मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा होना चाहिए, तो लॉजिकल तो ये है ना कि पीटीआई की लीडरशिप को तो खुश होना चाहिए कि कोई बंदा ये बात कह रहा है, और कहना चाहिए जी बिल्कुल ये जबरदस्त है। आप मुझे बताएं वो सारे क्यों जो है वो इस प्रोपेगेंडे में, जो भी सलमान की आपने बताई या बाकी सारे लोग जो हैं वो, उनमें जो इस वक्त जो एक पिट स्यापा पड़ गया है कि ये इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, वो क्यों पड़ गया? अच्छा, वो इसलिए पड़ गया है जी जो साहब, वो इसलिए पड़ गया। कुछ चीजें मैं जरा थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें। एक तो आपने मुतअद्दिद दफा 75 दिनों का बड़ा फोकस आपका है कि 75 दिनों में, आई अंडरस्टैंड कि आपने कुछ चीजें फोर्स ही करके ही किया है, ऑब्वियसली यू आर अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। एक तो जरा मुझे ये बताएं कि वाई 75 दिन, दूसरा ये कि बारहा ये भी एक इंप्रेशन है कि जी आप जो ये एफर्ट कर रहे हैं, ये आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, आप मुहामत चाहते हैं, आप पुरानी पीटीआई हैं, असल पीटीआई हैं, बट एक इशू ये भी है, कहा जाता है कि जी आपके पास वो मैंडेट नहीं है कि आप वाकई यू कैन गेट थिंग्स डन फॉर खान साहब रिलीज। देखिए, बात यह है कि हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो बात करने का कि पाकिस्तान में एक जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लाया जाए, उसके लिए तो कोई पीटीआई का होना जरूरी तो नहीं है।
जो भी कोई हो सके उसको पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अपनी इनपुट करनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो उसको तो वेलकम करना चाहिए। और मुद्दा हमारा सिर्फ ये है, देखें सच्ची बात यह है कि ये जो लीडरशिप को पिट से आपा है वो क्या है। पहले भी एंगेजमेंट की कोशिशें हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन लोगों के होते हुए एक टका चांस नहीं है कि कोई कामयाबी मिल जाए। सो वी वांट टू सजेस्ट कि ये जो लोग हैं जो जेलों में कैद हैं 3 साल से, जिनकी अपनी जिंदगियां रुल गई हैं, ये लोगों को ये मौका मिले कि ये इमरान खान साहब के साथ जाके बैठ के एक बात कर सकें कि जनाब ये जो पहले ये लोग कर रहे हैं ये लोग, और इसके ऊपर कंसेंसस है। शाह महमूद कुरैशी हो, एजाज चौधरी हो, महमूद रशीद हो, ये तमाम लोगों का कंसेंसस है कि मौजूदा लीडरशिप जो है उसके होते हुए कोई चांस नहीं है कामयाबी का। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो पुराने लोग हैं, लीडरशिप है, कम अज कम इसको मौका मिले कि वो एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू कर सके, एक माहौल हो। देखो ना, अगर मेरे और आपके ताल्लुकात इतने ज्यादा खराब हैं कि मैं और आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते, तो हमने निगोशिएशन क्या करनी है, बातचीत क्या करनी है? पहले वो माहौल तो बने ना। और माहौल के लिए एक स्टेप गवर्नमेंट को आगे लेना पड़ेगा, एक स्टेप पीटीआई को पीछे लेना पड़ेगा, ताकि स्पेस क्रिएट हो। अब टुवर्ड्स द एंड चौधरी साहब, ये आपने कहा कि आगे और पीछे ठीक है स्टेप्स करने पड़ेंगे, बट इस पूरे मामले में अभी आपने देखा कि जो सहाफ़ियों के साथ DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें जो मौक़िफ़ है, वहाँ पर ये बात चंद सहाफ़ियों ने की और उन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने जिरगा बुलाया तो चीफ मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया, और उन्होंने इसका जवाब बड़ी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया कि भाई ये तो होस्ट की मर्ज़ी होती है, आपने किसी को बुलाना है या नहीं बुलाना। दैट मीन्स कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो उस कदर की निगाह से नहीं देख रही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी ट्वीट्स के अंदर जो वो गोली क्यों चलाई, वो 3 नवंबर के अंदर जो खान साहब पर हमला हुआ था, वो भी डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं। सो विद दिस गोइंग ऑन, आई नो आपकी नीयत अच्छी, आपकी कोशिश अच्छी, डू यू एक्चुअली थिंक देयर इज अ रूम फॉर एनी नेगोशिएशन? देखो, निगोशिएशंस तो आपकी जो है वो बदतरीन दुश्मनों से भी होती है ना। तो यहाँ पे दुश्मन तो नहीं है, ये गलत फहमियां हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम जैसे लोगों को ये कहा गया कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म कर देते हैं, तो हम लोगों ने वो राब्ते ख़त्म कर दिए। और उसके बाद ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कभी गया ही नहीं और तलखियां बढ़ती गई। घरों के अंदर भी तो लड़ाइयां ऐसी बढ़ती हैं। लेकिन देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि निगोशिएशन वगैरह बाद की बात है। हम पहले कोशिश ये करें कि एक ऐसा माहौल बन जाए कि जिसमें लोग बैठ के बात तो कर सके ना। राइट, वो बात करनी फिर कैसी है वो आगे वो लोग जाने और उनका काम जाने। ठीक, मैं बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब मोहम्मद मालिक साहब। मैं हमेशा कहता हूँ ख़ुद को ओल्ड स्कूल कहते हैं, लेकिन वो किसी तरह से ओल्ड स्कूल नहीं है, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आज भी बड़ा उनसे सीखता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। सर ज़रा मैं थोड़ा सा आपसे सीधी सी बात ही करते हैं कि जाहिर बात है कल आपने भी वो ब्रीफिंग में मौजूद होंगे, जो इंटरेक्शन हुआ सहाफ़ियों का DGISPR से, वहाँ जो सिलसिला सामने आई, जो बातचीत हुई, इम्प्रेशन क्या मिलता है आपको कि जो ताल्लुकात वफाक के या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सूबे के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उसमें कोई चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं या नहीं, जैसा है उसमें फिर ऐसे ही चलेगा? देखिए, वहां पे तो कोई पर्टिकुलरली आप ये नहीं कह सकते कि उस मीटिंग से क्या इंप्रेशन मिला है कि हालात बहुत ख़राब हैं या बेहतर हैं। लेकिन वैसे मैं आपसे एज अ खबर बात कर सकता हूँ कि ये चीज़ बड़ी क्लियर है मुनीब, कि आप बिल्कुल टोटल स्ट्रेच हो गया हुआ रबर बैंड, अब बिल्कुल एंड पे चीज़ें पहुंच गई हुई हैं। और उस ब्रीफिंग के अंदर इस तरह के जब सवाल भी हुए तो DGISPR ने उसको बड़े तरीके से साइड स्टेप कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जो भी गवर्नमेंट में होगा हम उससे बातचीत करेंगे, हम इंटरेक्ट करेंगे, जो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम रियासत के साथ एक्ट करते हैं। और बार बार उनका एम्फेसिस ये था कि हम रियासत नहीं, हम रियासत का एक हिस्सा हैं जैसे बाकी होते हैं। सो बट दैट इज अ सेपरेट डिबेट, उसको हम नहीं करते अभी। सो उन्होंने कोई उसमें कोई नरमी नहीं दिखाई, कोई एक्स्ट्रा एग्रेशन नहीं दिखाई। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे अब बहुत बड़े फैसले मुनीब हो गए हुए, और अब फैसले इस हद तक हो गए हुए हैं कि अगर आप धरना हुआ 27 को अगर आते हैं, 27 से पहले अगर आते हैं, अगर इस्लामाबाद PTI दोबारा चढ़ाई करती है,
तो रिस्पॉन्स बहुत सख्त होगा। यहाँ पे ये भी फैसले हो चुके हुए हैं और आपको पता है किन फैसलों की बात कर रहे हैं कि कम वोट में अगर उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर हालात बहुत खराब हो जाते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है केपी में सब कुछ, तो अगर जो आज तक एक कदम बात होती थी कि जी अगर वो हुआ गवर्नर रूल या समथिंग, तो उससे बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब गवर्नर रूल के भी बोझ उठाने को तैयार हैं डिसीजन मेकर्स जो हैं। सो आई थिंक कि अब आने वाले दिन, ये महीना बड़ा ही क्रिटिकल होगा पीटीआई के लिए, मुल्क की सियासत के लिए और इमरान खान के अपने मुस्तकबिल के लिए। बिकॉज अगर ये अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मेरा ख्याल है कि उनकी रिहाई में और भी बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी रियलिटी है कि इमरान खान के पास इस वक्त इस निज़ाम में उनका कोई स्टेक है नहीं, और वो अपनी जगह कन्विंस्ड हैं कि ना मेरे से कोई बात कर रहा है, ना मेरे से कोई रिलीफ मिल रही है, ना किसी किस्म का हमें कोई शेयर मिल रहा है इस पावर स्ट्रक्चर में। तो मेरे पास सिवाय यही ऑप्शन कि मैं इस निज़ाम में इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो कि निज़ाम डिस्टर्ब हो, निज़ाम गिरे, और वो था ना फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वाली सोच, वो हो। तो मुझे तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद ये जो फवाद चौधरी और दूसरों का एक इनिशिएटिव अभी सामने आया है, हो सकता है कि ये लास्ट डिच एफर्ट हो इस साइड से भी कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ जाए। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप के आपने रिएक्शन देखे, जो इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की ऑन सोशल मीडिया उनके अपने लोगों से, तो वो तो मुझे लगता है कि ये भी एक फ्लॉप इनिशिएटिव साबित होगा। तो मुझे तो अनफॉर्चुनेटली चीजें बद से बदतर की तरफ जाती नजर आ रही हैं। मालिक साहब, मेरे ख्याल में आप और मैं तो पिछले काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं, गो के उसकी वजह से बड़े लोगों ने बड़ी इज्जत अफजाई भी की, बहुत से लोगों को हमारी बहुत सी चीज़ें बुरी भी लग जाती हैं, लेकिन जब आप क्लैरिटी से को बात करते हैं, कुछ तब्दील नहीं हुआ पिछले 2, 2.5, 3 साल के अंदर, सख्ती बड़ी ही है। व्हेन वी से कि अभी आपने भी कहा कि खान साहब की रिहाई और मुश्किल हो जाएगी, तो आसानी की सूरत हाल भी बीच में कोई पैदा नहीं हुई थी। वी नेवर गॉट क्लोज टू एनीथिंग। तो अब जो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने देखा जो DDISPR ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन, वो बड़ी पैशन के साथ और बड़ी उन्होंने कुछ चीज़ों में बरहमी का इजहार भी किया, और बड़े ही वॉज वेरी इमोशनल एट दैट डे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद एंड द इंटरेक्शन दैट यू हैड यस्टरडे, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो हम हालात देख रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल स्ट्रेच हो गई है हर चीज़, तो क्या जिस की बात हम कर रहे हैं, और अभी आपने भी कही कि वो इमरजेंसी प्रोविजन इन्वोक हो जाता है, उसका फॉल आउट तो बड़ा ड्रास्टिक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की हुकूमत है वहाँ पर। उसको कॉम्बैट करने के लिए इतना कैपिटल है स्टेट के पास कि उसको बर्दाश्त कर सके, बिकॉज दैट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन, वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं चल सकता इस तरह से। I totally agree with you, लेकिन आप दो चीजें देखिए। ये सवाल हुआ DGISPR से, हमारे एक पेशावर के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि अभी जिरगा किया वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब ने, तो चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो चीफ मिनिस्टर को इनवाइट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बड़े डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ आगे से DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा ये तो बुलाने वाले का प्रेरोगेटिव है, वो किसको बुलाता है किसको नहीं बुलाता, एंड दैट वाज इट। कोई ये नहीं था कि बुलाया तो नहीं आ सके या चलें, ये कोई बात इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ा स्टर्न जवाब था कि प्रेरोगेटिव है। अब बात ये तो ठीक है, प्रेरोगेटिव है, लेकिन प्रेरोगेटिव जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी कोई बैकग्राउंड होती है ना। आपने गवर्नमेंट के बंदे को बुलाया, आपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, आपने CM को नहीं बुलाया, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप किसको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखते हैं, किसको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देखते हैं। वही इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब जो आई एग्री विद यू कि ये टेनेबल, लॉन्ग टर्म टेनेबल नहीं है चीजें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली KP को भी सिर्फ सिक्योरिटी प्रिज्म से देखा जा रहा है। जब इस लेवल पे, हर लेवल पे आपका इतना इख्तलाफ हो और क्लैरिटी हो इस साइड पे एक सोच की, जब हम PTI के दोस्तों से बात करते हैं तो उनके पास प्लान की क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, अगर हम 27 को आ जाएंगे फिर क्या? अच्छा, अगर आपने बात नहीं करनी तो फिर क्या? आपने कमेटी छोड़ दी तो अगला स्टेप क्या है? नोबडी इज क्लियर। और प्राइवेटली जब हमारे से सारे बात करते हैं तो वो फ्रैंकली मेजॉरिटी PTI की जब हमारे से बात करती है
प्राइवेटली, तो वो वही बात करते हैं जो फवाद चौधरी एंड कंपनी सामने बात कर रही है। ठीक, अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा मालिक साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अब ये 27वीं तरमीम, इनफैक्ट ये भी पिछले साल से ही हम कह रहे हैं, आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद फेडरल मिनिस्टर्स आए, उन्होंने कहा नहीं गल ही कोई नहीं रही, एवं तुसी गल्लां कर रहे हो, पता नहीं केड़ी गल कर रहे हो, आई कोई नहीं रही। कईयों ने तो मुझे कहा कि पता नहीं आपको क्या फिक्सेशन है कि कुछ 27वीं तरमीम आ रही है, वी आर मेरली ग्रैपलिंग विद दी दी 26th अमेंडमेंट। तो जब हम कहते थे को नहीं भाईजान आ रही है, तो वो कहते अच्छा नहीं फिर आ रही होगी। नहीं, मैंने तो 30 जून से लेकर अब तक कितनी डिटेल्स बताई हैं कि क्या क्या आ रहा है इसमें। एग्जैक्टली। अब मैं वही कह रहा हूँ कि आपने तो इसके बारे में हाल में कम से कम 4-5 शोज के अंदर इसके पर्टिकुलर्स बताए कि ये चीजें हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट के जरिए ये चीज, इसका इजहार करना गवर्नमेंट को ऑफ बैलेंस करने के लिए था, या ही जस्ट शेयर्ड इट, कहते हैं ना, जस्ट लाइक दैट? मेरा नहीं ख्याल इट वाज जस्ट लाइक दैट, या प्लान था। I think it was a political master stroke. Yes. उन्होंने दो चीजें की उसमें। एक तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया कि जैसे मैं भी हैरान हूं, मुझे आ गया, ये अचानक आ गई और उन्होंने मांग ली बात। लेकिन उन्होंने अपनी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रेंथन की है। Absolutely. अब उन्होंने की इश्यूज हाईलाइट कर दिए, तो ऑब्वियसली आप इसमें गिव एंड टेक वो ज्यादा बेहतर करेंगे, ज्यादा सख्त पोजीशन करेंगे, लेकिन पास करेंगे। कल वो वाबडा साहब भी मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि बड़ी आसानी से पास होगी, और मैं एग्री करता हूं कि आसानी से ही पास होगी और 30 से पहले पास होगी, क्योंकि वे एक शख्सियत है इसी निजाम की जो रिटायर हो रहे हैं 30 को, उन्हीं को गवर्नमेंट चाहती है वो हेड करें इसको, बेंच को, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये जो अर्जेंसी आई है, ये अर्जेंसी उस वजह से है, वरना पहले इन्होंने दिसंबर तक रखा हुआ था कि दिसंबर तक हो जाएगा, इस साल में कर लेंगे। आई थिंक ये बाद में हिट किया जब फाइनल सोच लिया कि किसको वो हेड करना है, सुप्रीम कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट को, तो वो इसलिए अब 30 की कट ऑफ डेट है, उससे पहले ही होगी। टुवर्ड्स द एंड मालिक साहब, ये इज इट गोइंग टू बी अ टफ सेल? जब ये बात हम एनएफसी की और 18th अमेंडमेंट के कुछ चीज़ों को अमेंड करने की बात करते हैं, वो पीपल्स पार्टी होल्ड्स इट वेरी डियर और बड़ा जेलसली गार्ड करते रहे वो, ऐसे हो कि नथिंग डूइंग पे हो ही कुछ नहीं सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें दिखाई, सारी चीज़ें गई हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे 10 चीज़ें दिखाई गई हैं, 5 पे तरमीम आएगी और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, जो मेरी इत्तलाई है मुनीब, वो ये है कि गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रैटेजीज रखी हुई। प्लान ए तो ये है कि अगर वैसे ही ये सारा रिवर्स हो जाए और पुराना इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, अगर वो नहीं होता तो इनका प्लान बी, जो मुझे मैंने कल बता भी रहा था, प्लान बी ये है कि फिर हम जितनी अननेसेसरी या अनवारंटेड इन्वॉल्वमेंट है प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स में इसकी फेडरल गवर्नमेंट की, वो खत्म कर दी जाए। तमाम सूबे सरप्लस में हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट विद BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये तकरीबन 780 अरब 800 अरब का ये प्रोजेक्ट है। बड़े वो क्लियर है कि जी प्रोविंसेस अपने ही पैसों से इसको चलाएं, हर प्रोविंस, बिकॉज ये है तो पॉपुलेशन वेलफेयर का, तो वो उनकी पॉपुलेशन है, पंजाब में है, सिंध में है, आप वो करें। सिमिलरली जैसे आप सुनते हैं ये K4 का प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल K4 अब प्रोविंशियल प्रोजेक्ट है पानी का, कि जी इसमें 100 अरब दे दें, इसमें 150 अरब दे दें, फिर ये पैसे नहीं आएंगे। हाईवेज के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप ग्रीन बसेस नहीं चलाएंगे कराची में जाके, या फलानी चीज पंजाब में नहीं चलाएंगे, वो आप नहीं करेंगे। सो बहुत से जो से पैसे इस वक्त हैं वो भी निकल जाएंगे इसके अंदर से। तो इन्होंने वो फिस्कल इम्बैलेंस ठीक करना ही करना। प्लान सी में ये है कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और जी ये चीजें फंस रही हैं, तो सिंपली आपने क्लाइमेट इमरजेंसी आपने डिक्लेयर की हुई है, मुल्क में एक नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी भी आ जाएगी, फिर कहें या ना कहें, आपके 2 बॉर्डर्स हैं, वॉर ऑन टेररिज्म है, तो फिर इन्हों से 8-9% एक्स्ट्रा जाता है, वो फिर वाटर रिजर्वायर फंड्स में भी जा सकता है, वो क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए भी डिडक्ट किया जा सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी डिडक्ट किया जा सकता है। ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये अब रहने नहीं है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम खबरें जो हालात इस वक्त हैं वो हमारे सामने है। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।